अस्सलाम वालेकुम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अभी हुई है और उसमें दो तीन बहुत ही कौमी सतह की अहमियत के हामिल स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसका हिस्सा है। एक तो स्टेटमेंट कहती है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि जो 24 अप्रैल 2025 में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया था, वी स्टैंड बाई दैट, और उसके तहत कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो 24 अप्रैल 2025 का कौमी एलामिया वो बहुत अहम था। वो एक स्टेटमेंट तो एक पैरे की थी, लेकिन वो पूरी कौमी पॉलिसी का रुख मुतय्यन करती है। वो पॉलिसी ये कहती है कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो इसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान ट्रीट करेगा, इसको हमला तस्वुर करेगा पाकिस्तान की सलामती के ऊपर। और पाकिस्तान की सलामती के ऊपर अगर हमला हो तो उसका जवाब क्या देना है? वो फ़ौज ने पाकिस्तान की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। और यही आज की ISPR की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद उसका हिस्सा है। बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल में एक डायरेक्शन सेट कर रही है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान किस किस्म के स्टेप्स ले सकता है। इसी तरीके से अफ़गान तालिबान रजीम, उसके कब्ज़े में जो इलाका है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से, जो पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी होती है, उसके ऊपर भी पॉलिसी स्टेटमेंट है और वो भी अहमियत की हामिल है। वो स्टेटमेंट ये कहती है कि अफ़गान सरज़मीन, अफ़गान तालिबान के ज़ेर कंट्रोल जो इलाका है, वहाँ से जो पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखेगा ताकि वहाँ से दहशतगर्दी का जो स्पिल ओवर है उसको रोका जा सके। तीसरा स्टेटमेंट का जो हिस्सा है, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट का हिस्सा पाकिस्तान के इंटरनल जो मुख्तलिफ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इस वक्त शोरश ज़दा इलाके कहना चाहिए, जहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब है, दहशतगर्दी का बहुत ज़ोर है, वहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं कुछ इलाकों के अंदर। वो ऑपरेशन तो जारी रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस स्टेटमेंट में बहुत वज़नी हिस्सा है इस एक जुमले में, जिसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो हैं इन इलाकों के अंदर, रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, उनको कायम किया जाएगा ताकि सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लाया जा सके। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ रोबस्ट क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। जहाँ पर ये कुछ वो इलाके जो जम किए गए हैं KP के अंदर, जो फॉर्मल ट्राइबल एरियाज़ हमारे फाटा एरियाज़, उनके अंदर तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान के वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ सूरत हाल ख़राब है, वहाँ भी गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वहाँ कुछ ना कुछ अगर इंतज़ामी स्ट्रक्चर्स बना लिए जाएँ सूरत हाल को काबू करने के लिए, पुलिस का निज़ाम हो, ऑफिसेज़ हों गवर्नमेंट के जो मामलात को संभाल सकें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, कहीं स्कूल की ज़रूरत है वो हो, कहीं कोई टेररिज्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उसके ख़िलाफ़ जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस का निज़ाम है, अगर ये पूरा अदालती निज़ाम और इंतज़ामी इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम इसको फैला लें फाटा एरियाज़ के अंदर और बलूचिस्तान के शोरश ज़दा इलाकों के अंदर, तो सूरत हाल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। अभी ये काफ़ी हद तक एब्सेंट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ना होने के बराबर है। बाज़ इलाकों के अंदर अगर कोई पुलिस चौकी है और 4 वहाँ लोग बैठे हुए हैं, वह 30 अफराद हमलावर होते हैं, तो या तो उनको वो शहीद कर देते हैं या वो चौकी छोड़ के चले जाते हैं। तो वी हैव टू मूव बियॉन्ड दिस जो इनसिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में इन तीनों मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडेंट शख्सियत हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, सीनियर रहनुमा हैं PTI से, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। दानियाल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर भी हमारे साथ होंगे और शेर अफसर मरवत साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया, बड़ी 3-4 धांसू किस्म के बयान आते हैं, आपकी असेसमेंट? देखिए, इसमें इसको देखने से पहले 2-3 चीज़ों को देखना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे हमारा ढांचा जो है, जिसके तहत अब इसमें काइनेटिक ऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस है, ये आ किधर से रहा है कि हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2021 में दिया गया, जो 2025 तक नाफिजुल अमल था, उसका अपडेट आनी थी। साथ ही साथ हमारा नेशनल एक्शन प्लान 2 जो उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को सामने रखते हुए पैरामीटर्स देखता है कि आप किस तरह से गो अबाउट करना है। अब उसमें आके आपकी फर्दर डिवीज़न है काइनेटिक पार्ट पे और नॉन काइनेटिक पार्ट पे। अब इस सारे ऐलानिए जैसा आपने इस सारी चीज़ को डिस्कस किया, इसमें प्राइमरीली फोकस काइनेटिक पे है, मगर साथ ही साथ जिधर आपने गवर्नेंस का जिक्र किया, ये नॉन काइनेटिक पार्ट है। बहुत ये बड़ी भारी भरकम स्टेटमेंट है, भारी भरकम भी, मगर देखें ये आनी किधर से चाहिए थी कि पॉलिटिकल साइड का ये फेलियर आइडेंटिफाई कर रही है, कंप्लीट फेलियर, कि देखें कि पॉलिटिकल साइड को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही नहीं पता। अब हम देखें, हम अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को टॉप से इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप कैबिनेट डिवीज़न को उठा के देख लें,
कैबिनेट डिवीज़न के अंडर, कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर है सिक्योरिटी डिवीज़न। आपका सिक्योरिटी डिवीज़न बहुत सारे मामलात को देखता है, मगर इंटरेस्टिंगली नेक्टा जो आपकी अथॉरिटी है जिसने टेररिज्म के सारे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करना है, जो एक किस्म का आपका नर्व सेंटर है जो सारी चीज़ों को देखता है, वो आपने रखा हुआ है इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर। तो प्राइम मिनिस्टर की जब ओवरसाइट ही नहीं होगी एक चीज़ को, वो किस तरह से देखेगा? या तो प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान को भूल गए हैं, केपी को भूल गए हैं, उनके लिए खाली इस्लामाबाद है, फिर तो समझ आती है कि नेक्टा जी इंटीरियर के अंडर दे दिया है। मगर अब बुनियादी तौर पे जब तक अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बारीक बातें हैं, इसको हम कभी देखते ही नहीं हैं, सियासतदान ओवरलुक कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि तमाम सियासतदानों को एक दफ़ा अपने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ानी चाहिए। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, इन इशूज़ से अवेयर नहीं होंगे, आप कैसे इन चीज़ों को टैकल करेंगे? सर, ये अमेरिका में 9/11 का वाक़या हुआ तो उन्होंने उसके फ़ौरन बाद एक होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, क्योंकि आपके यहाँ मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। आईएसआई काम कर रही होगी, कहीं आपकी ये आईबी है जो काम कर रही होगी, कहीं पे एमआई काम कर रही होगी, कई और भी इदारे हैं, कस्टम्स की इंटेलिजेंस है, बैरिया वालों की, नेवी वालों की अपनी इंटेलिजेंस है, एयरफोर्स वालों की अपनी इंटेलिजेंस है। तो आपको एक सेंट्रल बॉडी ज़रूर चाहिए होती है जहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी इंटेलिजेंस आ रही है उसको इस्तेमाल करें, आप इकट्ठा करें, उसको असेसमेंट वहाँ से बनाएं और एक कॉमन डैशबोर्ड हो जहाँ से ये, और ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के नीचे, और इसको हर 10 दिन के 15 दिन के बाद मिलना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान केपी के इलाकों की जो सूरत हाल है उस पर तो आप आंखें बंद ही नहीं कर सकते। अब देखिए ना, हमारी जितनी, ठीक है, अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, मैं समझता हूँ कि जितने अपडेटेड ये इश्यूज़ के साथ होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके आधा भी अपडेटेड नहीं होगा। तो जब अपडेटेड नहीं होगा तो फ़ौरन वाले फैसले कैसे लेंगे? आज जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, देखें, वो पहले तो फिर आपको होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो नेक्टा है, नेक्टा उसी के मकसद के लिए है, मगर वो गलत जगह पे पड़ा हुआ है। उसे इंटीरियर डिवीज़न के अंडर नहीं होना चाहिए था, इंटीरियर मिनिस्ट्री से निकाल के डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर, कैबिनेट के अंडर होना चाहिए था, कैबिनेट के नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के अंडर होना चाहिए था। अगर वो होता तो बेहतर परफॉर्म कर सकता था। अब क्या है कि देखें, लॉ एंड ऑर्डर आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मगर इंटेलिजेंस तो कॉमन है ना, इंटेलिजेंस कहीं से भी आ सकती है। जब तक वो कॉमन एक आपकी बॉडी उनके साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट करके एंगेज नहीं करेगी, आप ना तो बड़े इवेंट्स की रोकथाम कर सकेंगे, ना आप फिर डैमेज मिनिमाइज ही करते रहेंगे, फायर फाइटिंग पे रहेंगे। शेर अफजल मरवत साहब, टू फ्रंट वॉर कोई एक बहुत ही खौफनाक चीज़ होती है, उसको हमेशा गुरेज करना चाहिए, लेकिन आज स्टेटमेंट के बाद मुझे लगता है कि हम टू फ्रंट वॉर की तरफ यकीनन देख रहे हैं और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अफ़गान सरज़मीन पे इंडिया अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, और वहाँ से टेररिज्म आ रही है और हमें उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया क्योंकि पाकिस्तान का पानी रोक के बैठा हुआ है, तो हमने कहा है कि पानी पाकिस्तान का रोकना है एन एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है, उसके बगैर तो लाइफ नहीं है। अगर आप पानी रोकोगे तो हम इसको कौमी सलामती का मसला तस्वर करते हुए एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेंगे और वतन अजीज़ का पूरा दिफा करेंगे। बिल्कुल सही डिटर्मिनेशन है, लेकिन ये टू फ्रंट वॉर है। शेर अफजल मरवत साहब, आप क्या समझते हैं इसके ऊपर, नेशनल सतह के ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। ये वार जो है, अगर आप बनदर अमीर जायजा लें तो 2001 से ही टू फ्रंट वार है। जब से अमेरिका अफगानिस्तान में किया 9/11 के बाद, तब से जो है पाकिस्तान की ये सरहद जो है महफूज नहीं रही। उस वक्त हमारी पॉलिसियाँ कुछ और थी और हमारी जो अप्रोच थी वो कन्वेंशनल अप्रोच थी या कन्वेंशनल थिंकिंग थी। इंडिया के साथ तो हम दायमी तौर पे जो है इन मसाइल का शिकार हैं और अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि कोई इसका हल निकलेगा दोनों ममालिक के लोगों के लिए, कोई पायदार अमन। हमेशा हमने ये सोचा है कि जी अगर कोई हादसा हुआ है या होने वाला है या कोई जंग की सूरत हाल है तो उसी हालात के तकाजों के तहत ही उनको टैकल करते हैं। हमने फ्यूचर का नहीं सोचा होता है कि 5 साल के बाद जो है इनके क्या नताइज हो सकते हैं और 5 साल के बाद जो है इस खित्ते पे या इस इलाके पे क्या हालात होंगे। अगर 2001 से हमारी थिंकिंग स्ट्रेटेजिक होती, यानी कि आने वाले वक्त के लिए तदारुक करना होता दहशत गर्दी का, तो फिर हमारी इन पॉलिसियों में ये उतार चढ़ाव न रहता कि कभी सुलह करो, कभी बसाओ, कभी भगाओ, कभी मारो। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी कि ये आपने नेशनल एक्शन प्लान 1 या 2 दे दिया
बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान जो है, इसको अगर आप देख लें तो इसकी कामयाबी का तमाम दारोमदार जो है वो अवाम के पार्टिसिपेशन से है। और मुसीबत यही है कि अवाम को इसमें शामिल नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में जो अभी आप तस्करा कर रहे थे गवर्नेंस के हवाले से, मैं उसी इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा खित्ता जो है शोरश का शिकार, मेरा हल्का जो है वो शोरश का शिकार है, और हम एक जंग की ऐसी कैफियत में हैं। और मैं आंखों देखा हाल बयान करता हूँ कि मेरे इलाके में क्या हो रहा है। ये जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस जो है वो तो अब रही ही नहीं है। बेस्टर दानियाल साहब से भी जवाब ले लें, मैं दोबारा आपके पास इसी टॉपिक पे आता हूँ। बेस्टर दानियाल साहब, बड़े 2-3 सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। एक तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो एक्ट है पाकिस्तानी पानी को रोकना, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो 24 अप्रैल का एलामिया है, वी स्टैंड बाई दैट और वतन अजीज़ का दिफा करेंगे। वो एलामिया ये कहता है कि पाकिस्तान का पानी रोकना इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर और हम उसका जवाब देंगे। दूसरा हिस्सा वो कहते हैं कि अफ़गान सरजमीन से जो पाकिस्तानी इलाकों में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आ रही है, इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और थर्ड स्टेटमेंट यह है कि जो शोर शराबा इलाके हैं उनके अंदर रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर कायम किए जाएंगे। तो ये 3 बहुत ही पॉलिसी स्टेटमेंट है, आपकी कौमी डायरेक्शन पूरी इस नेशनल सतह के ऊपर वो मुतय्यन हो रहे हैं। आपका इसके ऊपर तजिया भी और रद्द अमल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, जो पहली बात है जो पानी की है, और जिस तरह उसको अगर रोका गया तो रोका जा रहा है, रोका तो पहले जा रहा है। यस, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। अभी आपने देखा कि हमने रिसेंटली कॉन्फ्रेंसेस होस्ट हुई इस्लामाबाद में और डिफरेंट शहरों में, जो सिर्फ इस चीज़ को जहाँ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे और इस चीज़ को हाईलाइट किया कि किस तरह इंडिया एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है और किस तरह पानी को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये कहना कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका तो इम्पैक्ट और है। मेरे जहन में तो तस्वुर यह है कि फ़ौज उसके खिलाफ प्लान करेगी कि हमने क्या रद्दमल देना। देखिए, तो मिलिट्री का रद्दमल काइनेटिक होता है, वो कॉन्फ्रेंस नहीं होती। देखें, कोई भी एक्शन होता है उससे पहले एक डिबेट होती है, और डिबेट जो है जिसकी मैं पहले बात कर रहा हूँ वो आगे रेसिप्रोकेट करती है एक्शंस की तरफ, ठीक है, एंड इवेंचुअली लीड्स टू एक्शंस। वो जो पहले कॉन्फ्रेंसेस चीज़ें हैं जिसमें चाइना का बड़ा रोल है, जिसमें पार्लियामान के लोगों का रोल है, जिसमें आपकी तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मौजूदगी, उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम सूबों के हेड्स, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, तमाम गवर्नर्स को ऑन बोर्ड होना और इस चीज़ में यक ज़ुबान कहना कि ये दहशतगर्दी का जो एक नया चेहरा है, न्यू वे ऑफ अटैकिंग, इसके ऊपर हमें जवाब देना चाहिए। वैसे दानियाल साहब, इससे मैं ये तस्वर करूँ कि पाकिस्तान कौमी सतह के ऊपर फ़ौज भी और हुकूमत भी वो असेस कर रहे हैं कि हमने मिलिटरीली इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। देखें, मिलिटरीली कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और मिलिट्री के पीछे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें तो शक ही कोई नहीं है, पूरी कौम खड़ी होगी। कौम पूरी खड़ी है। हमारा पानी रोकेंगे तो हम इस पे कहेंगे कि ना लड़ो, हम तो कहेंगे कि लड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अक्रॉस द बोर्ड एक ही आपकी पॉलिसी है। दूसरा, सेकंड हम आ जाते हैं, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी रिस्पॉन्ड बिल्कुल मिलिटरीली। देखिए, मिलिटरीली तो उसको देखा जाएगा, और वो कोर कमांडर्स और जो आई थिंक जो टीम है, दे विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड बेटर। बट हम जिस फोरम के ऊपर हाईलाइट करना है पॉलिटिकल पार्टीज़ का यक ज़ुबान होना और अपने अफवाज के पीछे खड़ा होना कि स्ट्रेटेजिकली वट एवर दे थिंक बेटर, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। दिस इज़ द मैसेज दैट हैज़ बीन सेंट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। आप उसमें डिफेंस मिनिस्टर से लेकर उनकी स्टेटमेंट से लेकर आप केपी के गवर्नमेंट की देखेंगे तो यक ज़ुबान एक स्टेटमेंट है। अब वो स्टेटमेंट तो है, लेकिन मैं ये सवाल थोड़ा सा मैं इसको आगे बिल्ड करूंगा इसके ऊपर। आपका मसला ये है कि इस वक्त चनाब का पानी उसने रोकना शुरू कर दिया है, बगलीहार को कर रहा है, वो चनाब को थ्रू कैनाल लिंक करने की कोशिश कर रहा है, और वो पीक फ्लडिंग सीजन के अंदर आपका पानी छोड़ के डुबोने की भी कोशिश करेगा। वो रियल टेररिज्म की यही फॉर्म है जो वो करेगा। तो आप जब कहते हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपना जवाब देंगे, और फौज भी कहती है हम जवाब देंगे, तो उस जवाब की नौयत क्या होगी? देखें, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, पहले अगर आपके मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं कि देखें, अगर जो भारत कर रहा है वो बल्कि वी हैड द वाटर कमिश्नर रिसेंटली एंड गाइड अस एंड टेल अस ऑल अबाउट इट, तो पता चला कि अगर 1 लाख क्यूसेक पानी आता था तो आज भी 1 लाख से शायद 5,000-7,000 ज़्यादा आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो पूरे साल में आता था अब वो 1.5 महीने में आ रहा है।
क्योंकि जब उसको फ्लडिंग करते हैं, अपने गेट्स खोलते हैं, और जो उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स किया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी की, और उसके ऊपर 300 से प्लस उन्होंने छोटे डैम्स बनाए हुए हैं और चीज़ें बनाई हैं, जब ये फ्लड करते हैं और पाकिस्तान को असल में पहले पानी रोकते हैं और फिर डुबाने की कोशिश करते हैं उन देहातों को, उन इलाकों को जो सालों साल से वहाँ रहते हैं, और आप फिर फ्लडिंग जो होती है और जो पाकिस्तान नुकसानात देखते हैं और जो हमारे लोग फिर शहीद होते हैं, और इस पूरे एक्ट ऑफ टेररिज्म में जो लोग मरते हैं, इसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल भारत है, इंडिया है, एंड मोदी का फैशिस्ट माइंडसेट है। अब कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का ऐसी मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करना या उसकी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज करना, आई थिंक कि दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी आर्म फोर्सेस की अपनी स्ट्रैटेजी अपनी को सामने लेकर आए। देखिए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर देम टू से, जो आज ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि वो ये है कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इसको एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट कर रहे हैं, किया जाएगा, और इस पे पाकिस्तान इज़ नॉट आइसोलेटेड। इसमें हमारे जो गिरदोनवा में देखें, अगर जो अपर राइपेरियंस हैं उनकी भी यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ा ब्रीच है और इसके ऊपर इसी तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और आपने रिसेंटली देखा कि चाइनीज़ की जो स्टेटमेंट्स थी, बहुत काउंसलेट की, और उनके जो डिपार्टमेंटल जो उनके जो वाटर से रिलेटेड जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि हम क्रॉस बॉर्डर वाटरवेज के ऊपर भी कोऑपरेट करेंगे, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, कोऑपरेट भी करेंगे, एंड वी स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद पाकिस्तान, और इस एक्ट ऑफ टेररिज्म को किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मिस्टर मेयर साहब से भी इस पे अगर मैं पूछ लूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, आर्मी जब कहे ना हम एक्ट ऑफ वॉर इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और तरीके से लेना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों का एक सियासी बयान हो सकता है, फौज का सियासी बयान नहीं होता, वो इंटेंट होती है जो आज उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में दे दी है। तो आप इसको क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ेंगे, पार्लियामान में लेकर आएंगे, क्या करेंगे, कैसे डिबेट करेंगे? देखिए, एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जा सकता है, बिल्कुल एज एन ऑप्शन होता है, मगर जब भी जहाँ भी हम काइनेटिक की बात करें, दैट इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आपकी वो कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होती। मगर इस वक्त इस स्टेज पे इस क्लैरिटी के साथ ये कहना, तो उसके पीछे ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ और मुहर्रिकात ज़रूर होंगे। और पाकिस्तान अगर इतना एग्रेसिवली पुश कर, अगर हम आज इस स्टेज पे पहुंच गए, ऑफिस से हो चुकी, आज इस स्टेज पे पहुंच गए और इतनी शिद्दत से एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ऑफिस वाला स्टेप हो चुका है। अभी ये जो इस एग्रेसिव स्टेज पे पहुंचने का मतलब है कि हमने एक माइंड बना लिया है, तो गवर्नमेंट ज़ाहिरी बात है उस पर क्लैरिफाई ज़्यादा बेहतर पोजीशन दे सकेगी कि ज़ाहिरी बात है कि उस चीज़ के पीछे तो खड़े होंगे अगर ये स्टेटमेंट आमतौर पर ऐसे मौके के ऊपर आप कुछ वर्ल्ड कैपिटल्स को भी इंगेज करते हैं, तो आई होप के बैरिस्टर साहब उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। बाकी देखें, क्योंकि डिप्लोमेसी की हम क्लेम करते हैं, हम पीक पे हैं। अगर हम डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर खेल रहे हैं, तो ये डिप्लोमेसी आया हमारी इन मामलात के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ख़ुद आप देख लेना कि अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर दोनों मुल्क इस चीज़ पे लड़ाई पे चले जाते हैं, फ़ायदा किसका होगा? बात है एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डैमेज करेंगे ना। पानी तो आपको चाहिए, अगर वो पानी रोकता है तो आपको एक्ट तो करना पड़ेगा, आज करें चाहे बाद में करें, लेकिन यू हैव टू एक्ट। के लिए हमें क्रॉसपॉन्डिंग अपने भी तो शूज़ को पुल करना पड़ेगा ना, कि आया हमने इस बजट में अपने वाटर रिसोर्सेज के लिए कितना पैसा रखा है? क्या हम चनाब पे आज भी बराज बनाने की सोच रहे हैं? ठीक है, उसने रोक लिया पानी, आपकी नेचुरल साइट चिन्योट के मकाम पे मौजूद है, मगर आपने तो उस पर काम करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। फिर बात है कि जो अभी आपको फिर पता है कि इस दफ़ा फिर सतलज में सुपर फ्लड आएगा, जिस तरह के हालात इंडिया ने पहले किए हैं, उसके लिए NDMA बाकी डिपार्टमेंट्स हम क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ है कि ये तो डायरेक्ट हमारा इंडिया के साथ है, मगर हमारे इंटरनल मसले मसाइल बहुत हैं, हमारी अपनी पुअर वाटर मैनेजमेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी बहुत कुछ बताना पड़ेगा। एक मैं इस पे खाली अगर एक चीज़ ना कहूँ कि आई थिंक इट्स नॉट पुअर मैनेजमेंट। देखें, क्योंकि हमसे पहले इनकी जमात थे और इनसे पहले पीपल्स पार्टी की थी, एंड इट हैज़ कंटिन्यूड, और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थे वो हमेशा ऑन बोर्ड रहे। इट इज़ जस्ट दैट पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू फॉलो and the commitments that it has made in prior years, और जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो कमिटमेंट्स थी, हमने हमेशा इस रीजन में और अपने आप को एज अ चीज़ों को इंस्टिगेट करने वाला रोल नहीं किया, और हमने जो कमिटमेंट्स की थी हम उसको फॉलो कर रहे थे। इंस्टिगेट करे बगैर भी आपको वाटर स्टोरेजेस तो डेवलप करनी चाहिए थी ना, उसमें हमारी फेलियर है, हमने वाटर स्टोरेजेस नहीं डेवलप की। ब्रेक लेने हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में एक अलमिया यह है कि जो भी कौमी सतह के ऊपर वाटर स्टोरेजेस की
प्लान सामने आती हैं। आपकी कालाबाग हो तो उसके ऊपर एक ऐसा तनाज़ा आता है कि आग ही लग जाती है। लगता यह है कि मुल्क तोड़वा बैठेंगे, बेहतर यह है कि इसको डैम को छोड़ दो। 5 नहरों का मनसूबा आया, उसके ऊपर लड़ाई शुरू होगी। जनाब के ऊपर स्टोरेजेस के ऊपर इतनी सियासत हो रही है जिसको हम अवॉइड करते हैं अक्सर औक़ात, ताकि मज़ीद इस पर दालंगेज़ी ना हो। हर एक बंदा अपनी सियासत के ऊपर खेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। मोहसिन लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आज एक इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, जिसको कहते हैं कि हम इसको, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था कि एन एक्ट ऑफ वॉर डील करेंगे इसको और पूरी जोर लगाएंगे कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का। तो बड़ा सख्त बयान है। जनाब के ऊपर हम एक स्टोरेज बनाने की पोजीशन में नहीं है। इंडिया जो कुछ कर रहा है वो बगलीहाट डैम बना के और दूसरी चीज़ों के साथ जनाब का पानी का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। करें क्या, हम क्या करना चाहिए? मलिक साहब, एक तो थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत यह है कि हमें इसको बिग पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अपने सीरियस वाटर के इश्यूज हैं और हम दोनों एक दूसरे को ब्लेम करके इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। इंडिया के जो पानी के इश्यूज हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से नहीं है। अगर वहाँ पे यमुना और सतलुज की लिंक कनाल बननी है तो वो पंजाब और हरियाणा का उनका मसला है, जिसका इंडस वाटर ट्रीटी के दरियाओं के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनका अगर कर्नाटका और तमिलनाडु का इशू है तो वो नीचे साउथ में जाके है, उसका उन दरियाओं के साथ ही कोई ताल्लुक नहीं है जो इंडस बेसिन के दरिया हैं। इंडिया के अंदर अगर पानी की, अंडरग्राउंड पानी की बहुत सीरियस क्राइसिस है तो उसका भी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह अगर हम अपने पानी के इश्यूज को देखें तो अगर जो हर वक्त जो सिंध और पंजाब का झगड़ा लगा रहता है 1991 के अकॉर्ड के ऊपर, उसका भी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम पंजाब अपने के पानी की जो सीरियस सिचुएशन है, अंडरग्राउंड पानी निकालने की, जो हम चावल और गन्ना लगाने के लिए बेतहाशा पानी निकाले जा रहे हैं, उसका भी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो हम दोनों मुल्कों के पानी के मसाइल हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी डिपेंडेंट नहीं है। हमने अपने दोनों मुल्कों ने अपने गवर्नेंस की तरफ देखना है। अगर से हम कहते हैं कि जी इंडिया 100% कंप्लायंट है इंडस वाटर अकॉर्ड के साथ, सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ, तो क्या हमारे जो अपने इश्यूज हैं इंटरनल वो इससे हल हो जाएंगे? और अगर हम दूसरी एक्सट्रीम में जाते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी स्क्रैप कर देता है इंडिया और टोटली वो दरियाओं के ऊपर काम करना शुरू कर देता है जो वेस्टर्न रिवर्स भी हैं, तो क्या उनके मसाइल हल होंगे? इसका जवाब भी नफी में है। सर, चुनाव के ऊपर पाकिस्तान में हम क्या पंजाब में नई वाटर स्टोरेजेस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? मलिक साहब, स्टोरेजेस वो मसले हल नहीं करती। हम फिर बहुत ही एक सिंपल सा हल निकालना शुरू कर देते हैं कि स्टोरेज करना शुरू कर दें। मेरे भाई, जो पानी हमारे पास आ रहा है, साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि 60% पानी जो है वो कनाल हेड से फार्म तक ही नहीं पहुंचता। हमारी नहरें सिल्टेड अप हैं, हमारी नहरों का कोई ख्याल नहीं करता, गेट टूटे हुए हैं, वो अपना कैपेसिटी का पानी ले नहीं सकती। और फार्म के ऊपर जो हमारे वाटर कोर्सेज हैं वो हमारे कच्चे वाटर कोर्सेज हैं, वो पानी जाया करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च कहती है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो जाए, PCR, WR हो जाए, जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा 60% पानी जो है वो कनाल हेड से फार्म तक नहीं पहुंचता। आप ये सोचें, इस बात को देखें, आप कितना स्टोरेज कर लेंगे? आप 5 मिलियन एकड़ फुट, 6 मिलियन एकड़ फुट, 10 मिलियन एकड़ फुट नया स्टोर कर लेते हैं। जो आप 10 मिलियन एकड़ फुट नया स्टोर करेंगे और ये जो अभी तकरीबन आप 50 से 60 मिलियन एकड़ फुट जाया कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान मवाजना तो करके देखें। नए स्टोरेजेस में आपको टाइम लगेगा, इंजीनियरिंग के काम है, पैसा लगेगा। उन सबसे बहुत बेहतर है कि हम अपने पानी की गवर्नेंस के ऊपर गौर करें। ये सिर्फ वही बात है कि हम असल इशू को हैंडल करने की बजाय हम इधर उधर की जो है मारना शुरू कर देते हैं और दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो मोहसिन साहब, फिर तो हमें ये करना चाहिए कि एक प्लान बना ले, चॉकआउट कर ले। कहीं आपने डीसिल्टिंग करनी है, कहीं लाइनिंग ऑफ कैनाल्स करनी है, कहीं कुछ और करना है, पूरा बना के प्रायोरिटाइज कर लें कि अगले 2 साल हमने ये काम जरूर करना है, इसके बाद कुछ बिल्कुल। मलिक साहब, मैं उस जमाने में सेनेट में होता था, मुझे एग्जैक्टली साल नहीं याद आ रहा, PCR, WR वालों ने ये मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी के ऊपर जो है हम वाटर सेक्टर के ऊपर करें और जो हमारा PSDP है उसको जरा साइड पे रख दें। बहुत सारी सड़कें बन गई यार, बहुत मोटरवेज बन गई, लेकिन क्योंकि वो मोटरवेज नजर आती हैं तो हमारी वो प्रायोरिटी में है। इसी साल का मैं पंजाब का बजट देख रहा था, क्योंकि मेरी शौक की चीजें मैं देखता हूँ, तो हमने आबियाना बढ़ा दिया इस साल। अब हम 2500 रुपए फी एकड़ जो है आबियाना लेंगे। बिल्कुल लें, मैं तो इसके हक में हूँ कि लेना चाहिए, पे करना चाहिए, लेकिन वो पैसे फिर नहरों के ऊपर लगाए ना।
43.6 बिलियन का हमारा इस साल की है आबियाने का हमारा टारगेट है, और हमने नहरों की जो है मेंटेनेंस के लिए 8.9 बिलियन रखा है। रिसीव हम 43.6 करेंगे नहरों के सिलसिले में और लगाएंगे सिर्फ 8.9। अब बाकी जो है वो कहीं अंडरपास बनेंगे, कहीं ओवरहेड बनेंगे। नहरी निजाम तो मेरे भाई नहीं चलेगा ना। और यही नहरी निजाम ही है, मैं तो इसका बहुत ज्यादा हर वक्त लगा रहता हूँ, यही नहरी निजाम है जिसने हमारी रूरल इकोनॉमी को बनाया है। दानियाल चौधरी साहब इस पे कुछ कह रहे हैं। दानियाल साहब। नदीम मलिक साहब, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां एक गाड़ी के ऊपर भी कोई पॉलिसी नहीं है। हर साल एक नया फाइनेंस मिनिस्टर या पिछले साल एक नया फाइनेंस मिनिस्टर एक नई पॉलिसी लेके आता है और पिछले साल की पॉलिसी को रद्द कर लेता है। जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे नहीं जाएंगे, ये बीमारी हम खत्म करेंगे कि एक तरफ से इसका प्रेशर आ गया IMF का तो एक नई पॉलिसी बना दी, इसका बना दिया तो नई पॉलिसी आ गई। बात स्टेट पॉलिसीज होती हैं, जो हमारी पॉलिसी है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स उनको जिस तरह मर्जी बैठेंगे, एक पेज के ऊपर आएंगे और वो पॉलिसी डिसाइड होगी। वो PTI की हुकूमत अगली आए, वो पीपल्स पार्टी की आए, वो नदीम मलिक की आए या काफ की आए या बे की आए, पॉलिसी वाटर पॉलिसी वो चलेगी। ये तो कोई तरीकाकार ही कोई नहीं है। इस तरह तो एक घर नहीं चढ़ता कि हर दफा नई बीवी आएगी तो नया एक सिस्टम चलाने शुरू कर दे, या नई मेड आएगी तो एक नया सिस्टम शुरू कर दे। तो आपकी एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है ना, आपकी पूरी दुनिया में होता है। प्राइम मिनिस्टर्स हेड्स चेंज होते हैं, नीचे लोग चेंज होते हैं, स्टेट पॉलिसीज होती हैं और वो तो फिर फॉलो आप लोग अपनी पॉलिसी मेकर्स जो है ना, अपनी नाकामी का आप इतराफ कर रहे हैं ना। नहीं, अपनी नाकामी पंजाब में आप देखिए मुसलसल हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये KP में मुसलसल हुकूमत में बैठे हुए हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स देखिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। एक पेपर एक पेज के ऊपर और अपने ग्रीवियंसेस को निकालें, साइड पे रखें, एक पॉलिसी जिसके ऊपर आप अग्री कर सकते हैं वो पॉलिसी आप रख दें। उसके बाद चाहे जो पार्टी है उस पॉलिसी को फॉलो करें। आपने किसके ऊपर 9 मई के अंदर करना है, किसको NRO देना है, किसको आपने किस केस में बंद करना है, वो चलता रहे, लेकिन एक चीज के ऊपर कोई यूनिफाइड पॉलिसी आ जाए यार। देखें, मोहसिन भाई ने बड़ी एक अच्छी बात की, मगर देखें सारी चीज़ें को जोड़ना पड़ता है। देखें, वो एक बात करें पर्सपेक्टिव से, एक नहरी इलाके के पर्सपेक्टिव, जहाँ नहर है, ऑलरेडी पानी है और वो कह रहे हैं पानी की वेस्टेज हो रही है। पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका ऐसा है कि जो कि कल्टीवेट हो सकता है, मगर वहाँ पानी की दस्तरस नहीं है। आप पानी के रिजर्वॉयर बढ़ाने की क्यों बात कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे जो रेगिस्तान है वो फर्टाइल है, वो भी आबाद होने चाहिए, उधर के लोगों का भी हक है। खाली वही इलाके जिन्हें गोरा नवाज गया है वही काबिल कास्ट रहेंगे क्या? दूसरे बरानी इलाकों का कोई हक नहीं। हमारा पूरा पोटवार ऐसे पड़ा हुआ है जो कि फर्टिलाइज क्या कल्टीवेट हो सकता है, खाली छोटे छोटे डैम्स की ज़रूरत है, तो उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये मिक्स एंड मैच एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी और इन डैम्स की कोई इतनी बड़ी कॉस्ट भी नहीं है। ये छोटे छोटे डैम्स बनाएं, आपका क्या होगा, आपका पोटवार पूरा एक फ्रूट बास्केट बन सकता है, बड़े आराम से पूरी की पूरी शेप चेंज हो सकती है। वाटर सेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर एक नेशनल प्लान डालें, आपको वर्ल्ड बैंक KDB वगैरह से इस पर फंडिंग भी मिल जाएगी। आप प्लान तो बनाएं पहले, हम तो प्लान ही नहीं बना रहे, लड़ाई नहीं खत्म, प्लान मगर प्लान से पहले वाली पॉलिसीज़ को रिव्यू भी तो करें। देखें, आपकी ये सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट स्प्रिंकलर्स की स्कीम नहीं देता, खाले पक्के की स्कीमें नहीं देता, लोगों ने 20% जमा करा के 10-10 लाख रुपए का कर्जे नहीं लिए, ग्रांट्स नहीं लिए। देखें वो किधर गया है? बात है ये सारी चीजें, ये मैं आपको बताऊं, वैसे सब सारा कुछ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यूनिफाइड पॉलिसी फिर भी कोई नहीं है ना। आपके डैम्स बना के दे दिए, इरिगेशन का सिस्टम लगा के दे दिया, ऑलिव्स लगा के दे दिए, बट व्हाट इज द यूनिफाइड पॉलिसी? हम क्या पॉलिसी देखें ना, बच्चा पैदा हुआ तो माँ और बाप की यूनिफाइड पॉलिसी है कि इसको मैंने बेस्ट यूनिवर्सिटी, साहब जी बताइए, मतलब व्हाट यूनिफाइड पॉलिसी वी हैव? एक मिनट, मेरे ये जो भाई सारे बैठे हैं ये शायद इसको इतना क्लोजली फॉलो नहीं करते जितना मेरा ये एक शौक और पैशन की चीज है जिसको मैं देखता हूँ। हमारी पॉलिसी है 2018 की, हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी है। वो वाटर पॉलिसी कहती है कि हमने ग्रेजुअली अपना 20% बजट जो है हमने वाटर सेक्टर के ऊपर लगाना है। 2018 के बाद आज हम कहाँ बैठे हैं? 2026 में बैठे हैं। क्या हमने उस पॉलिसी से फॉलो अप किया है? हमारी पॉलिसीज हैं, यही तो सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हमारी पॉलिसीज हैं, उनसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम पिछले साल फ्लड्स में डूबे हुए थे, हमारा एक्ट है पंजाब का, रिवर प्लेन्स एक्ट, जो कहता है कि दरिया के अंदर नहीं आना। हमने तो लाहौर शहर के अंदर रूडा का इतना बड़ा हमने शहर बना दिया दरिया के अंदर। हमारी पॉलिसीज हैं, हमारे एक्ट हैं। मैं जब पंजाब में था, क्योंकि मेरे शौक की चीज़ है, हमने 150 साल पुराना कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट को रीराइट करके 2023 का हम नया एक्ट लेके आए जो कि इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लेके आता है।
हमारी पॉलिसी है कि जमीन से पानी निकालने से पहले, ट्यूबवेल लगाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि उस इलाके का वाटर लेवल क्या है, और अगर आपको इजाजत मिलेगी तो आप ट्यूबवेल लगाएंगे। तो क्या हम कर रहे हैं वो? मेरा तो गिला या मेरा तो शिकवा या मेरा तो रोना ये है कि हम पॉलिसी भी बना लेते हैं, लेजिस्लेशन भी कर लेते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम ये डिस्कशंस बहुत दफा कर चुके हैं, क्योंकि मेरी ये शौक की चीज़ है, मैं इसके ऊपर बड़ा कीनली परसू करता हूँ और इसको मैं करता भी हूँ। जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया था पंजाब के अंदर इरिगेशन का, तो हमने पंजाब की वाटर पॉलिसी भी बनाई थी, हमने पंजाब का वाटर एक्ट बनाया था जिसके अंदर ये था कि पानी की तकसीम कैसे होगी मुख्तलिफ कंज्यूमर्स के दरमियान, इरिगेशन के दरमियान। मोहसिन लगारी साहब, अमैन न्याजी साहब और शेर हसन साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।